मैं पता है कि आप बहुत अच्छी इंटरव्यू देती हूँ, पर लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है, सच में भगवान कसम, आप कभी और मिलोगे ना, मैं एक नंबर का इंटरव्यू देती हूँ। मैं आपको बता रही हाँ हूँ कि सब मुझे ये बोलते हैं कि मैं खेल मंत्री या फिर ये इलेक्शन वगैरह में जरूर लड़ूंगी। और एक बात और बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम पे सब कुछ अच्छा हो जाए ना, तो वो आगे तक अच्छा नहीं रहता। अगर पहले थोड़ी ऐसे ऐसे हो ना, तो लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। पब्लिक को इतनी मेरी कुश्ती पसंद आई, मैंने ईरानी दांव गिर के उस लड़के को जीत किया, और मेरे पे 3,000 रुपए आए उस दिन पहली बार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਦੰਗਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ MS ਧੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਿਵਿਆ ਕੱਕਰਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ। 8 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ? हिंदी हिंदी ठीक है। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਇਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करनी है, तो पूरे मुल्क के ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत जानी है। सो दिव्या, सबसे पहला सवाल यही कि आपका यह सफर बीइंग अ रेसलर, ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? मतलब कब आपको लगा कि हाँ, मुझे इस लाइन में जाना है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता था कि मुझे इस लाइन में आना है। जी देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पता नहीं रहता कि उसको क्या करना है फ्यूचर में, क्या नहीं करना। वो हमारे माँ-बाप सोचते हैं या फिर हमारे पीछे मेहनत करते हैं, वो माँ-बाप करते हैं कि हमारे बच्चे को क्या करना है। तो मेरी जर्नी तो आप सोच लीजिए कि मैं पेट में ही शुरू हो चुका था। जैसे हम्म। अभिमन्यु का शुरू हो गया था, मेरी भी सेम ऐसा है कि मेरा भी, क्योंकि जब मैं पेट में थी तो मेरे पापा रेसलिंग करते थे, और मेरे पापा जी को पता नहीं था कि आज मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। पर लेकिन जब वो दिल्ली में रहते थे तो वो खुद रेसलिंग करते थे। फिर उन्होंने धीरे-धीरे जांग लंगोट जो पहलवान पहनते दंगलों में, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, जी। वो मेरी मम्मी बनाती थी गाँव में। फिर पापा ने सोचा कि बच्चों को भी दिल्ली लेके चलते हैं, और उस टाइम पे मेरे पापा रेसलिंग करते थे, पर लेकिन हम बहुत छोटे थे, हम नहीं करते थे। फिर पापा ने लंगोट जांघें भी धीरे-धीरे बेचना शुरू किया, तो वो हरियाणा में दंगलों में जाते थे, तो वो देखते थे कि हरियाणा की लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है और वो कुश्तियां कर रही है, तो फिर दिव्या क्यों नहीं कर सकती, दिव्या क्यों नहीं बन सकती। फिर पापा ने मुझ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। मतलब उस टाइम पे पापा छोड़ चुके थे और सिर्फ जी। हमारे लिए दंगलों में जाते थे जांग लंगोटी बेचने के लिए। तो फिर पापा ने मुझे स्टार्ट करा दी, तो मेरा कोई पढ़ाई में बिल्कुल भी माइंड नहीं था। मैं स्कूल से हमेशा आ जाती थी, कभी पेट का बहाना लेके, कभी मैम को कुछ हो गया ये बहाना लेके हमेशा आ जाती थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये रोज ऐसी बहाने बनाती है, आप ऐसा करो कि इसको ना अखाड़े पे लेके चले जाओ, और 2-4 दिन जाएगी तो उसका खुद ही पढ़ाई में मन लग जाएगा। पापा ने बोला ठीक है। और तब मैं वहां पे गई, मैं इतना खेली, मतलब 2-3 घंटे तक वो खेलती रही, कुछ ना कुछ करती रही एक्टिविटी। तो एक बार क्या हुआ, हमारे अखाड़े के पास दंगल था, हर मंगलवार को होता था वो। तो वहां पे पहली बार एक लड़की आई थी, पर लेकिन वो 3-4 साल से कंटिन्यू रेसलिंग कर रही थी। वो भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी। तो पापा अच्छा। ने मुझे बुला लिया घर से कि ऐसे ऐसे एक लड़की आ रही है, आज। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कुश्ती लड़ने में कि कैसे लड़ते हैं। तो जब मैं उससे कुश्ती लड़ी तो मैं कुश्ती जीत गई।
और मैंने वो वाली टेक्निक यूज की जो सिर्फ मैं देखती थी, मैंने कभी कभी मार के नहीं देखी, कभी प्रैक्टिस नहीं करी। फिर जो मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, फिर वो बोलने लगे कि हाँ हमारी लड़की कुछ कर सकती है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और काफी टैलेंट है इसमें। तो फिर मैं वहीं से मेरा स्टार्ट हो चुका था। मैं धीरे धीरे फिर मैं करने स्टार्ट, फिर मैंने अपनी रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या बात है। एक्चुअल में ना अगर आपकी जर्नी पे भी पिक्चर बने तो मुझे लगता है कि सभी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि घर वालों ने भेजा था कि शायद अखाड़े में ये 2-4 दिन में थक जाएगी, हाँ जी। किसी ना किसी से मार खा लेगी, हाँ कि जी। अपने आप पढ़ाई की तरफ ध्यान लग जाएगा। सो पहले बिल्कुल ऐसा ही था कि मम्मी पापा ने यही सोचा था, पर लेकिन फिर पापा के माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे अपनी लड़कियों को कुछ बनाना है। पर लेकिन आपको गांव की स्थिति पता ही होगी, लड़कियों को बाहर निकलने भी कि स्कूल तक जा रही है ठीक है, पर लेकिन उससे बाहर कभी नहीं निकलने देते थे। मेरे साथ सेम ऐसा था। जब मेरे गांव में मेरे दादाजी को, मेरी दादी को पता चला तो उन्होंने बोला कि गांव में वापस आ जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है वहां पे रहना दिल्ली में, लड़की को कुश्ती करवा रहे हो, ये छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनती है, अच्छा लगता है ऐसे करके। और गांव में हमें सब ताने दे रहे हैं कि लड़की से पहलवानी करा रहे हैं, लड़कों के बस की नहीं है क्या, ऐसे करके ताने देते थे। पर लेकिन मेरे पापा ठान चुके थे कि मुझे अपनी लड़की को कुछ बनाना है और फ्यूचर में मतलब आगे तक की सोच चुके थे कि अगर, क्योंकि माँ बाप को पहले खुद पे भरोसा करना पड़ता है तब हम अपने जी, आप पे भरोसा करते। तो मेरे मम्मी पापा को पूरा भरोसा था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। पर लेकिन आज वही लोग हैं जो मना करते थे कि लड़की कुछ नहीं कर पाएगी या फिर लड़की से मत करवाओ, आज वही बोलते मेरी पोती है, मेरी बेटी है और हमारे घर से निकली हुई है, आज सब ये बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका गाँव कहाँ है? आपने बोला ना कि आप लोग हरियाणा में आपके पापा जाते थे कुश्ती लड़ने, दंगल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हम यूपी के हैं वैसे, गाँव पुरबालियान है मेरा और जिला मुजफ्फरनगर। तो हम पहले गाँव में रहते थे, फिर हम बाद में दिल्ली आए थे। हुँ। अभी आप दिल्ली में रहते हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दिव्या, आपने बताया कि गाँव का वो माहौल होता है। सेम मेरा क्वेश्चन भी यही होने वाला था अगला, कि बीइंग अ गर्ल, एक लड़की के नाते है ना बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ना, क्योंकि लड़का जो मर्जी करे, जी। सोसाइटी बहुत कम बार होगा कि आपको क्वेश्चन करेगी। लेकिन लड़की जब कुछ करना चाहती है तो उसको टारगेट किया जाता है कि हाँ, लड़की का ये काम लड़की के लिए बना है या नहीं, लेकिन लड़का जो मर्जी करे। सो रेसलिंग जिसमें पावर चाहिए, ये कोई ऐसी गेम तो नहीं है ना जिसमें कि दिमाग, खाली दिमाग का काम है, इसमें ताकत चाहिए। सो बीइंग अ गर्ल, आपने शुरू से, क्योंकि आपके पापा इस प्रोफेशन में थे, आपने किस तरह की डाइट ली? आपकी खुराक कैसी थी? जैसे कि आपने पूछा कि हमारे मतलब फैमिली में अलाउ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हुआ था क्या कि मेरे परदादा ने भी पहलवानी करी है और मेरे दादाजी ने भी पहलवानी करी है और मेरे पापा ने भी पहलवानी करी है। तो हमारे खून में ही ना हुँ, पहलवानी है। तो मुझे इतनी खुराक की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरा कि रेसलिंग में सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो होती है डाइट। और राइट, हमारे पास डाइट का ही साधन नहीं था 1% भी, जिसको बोलते हैं कि थोड़ी बहुत डाइट ले ले, क्योंकि हम 3 बहन-भाई थे और तीनों उस टाइम पे, मैं और मेरा बड़ा भाई पहलवानी कर रहा था। पर लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाँव में दिक्कत थी कि दिव्या को नहीं करानी, तो मेरे पापा ने मेरे दादाजी को समझाया कि मेरे बाबा ने करके देख ली, आपने करके देख ली, मैंने करके देख ली, अब तक कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं आया, तो दिव्या पे तो कोई उम्मीद करके देखो। ये क्या बोले कि जब हम भी नहीं इतना अच्छा कर पाए तो फिर दिव्या कहाँ से कर सकती है? तो कि यही तो बात है, रिस्क तो लेना चाहिए। मतलब पिताजी ऐसे करके मेरे दादाजी को समझाया। फिर चलो वो थोड़ा समझे भी, फिर बोले डाइट का कैसे हो पाएगा और इसमें तो सबसे ज्यादा खुराक की जरूरत होती है कि डाइट सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिर पापा ने बोला कि देखो अगर हम सच्चे मन से चाहेंगे ना तो दिव्या जरूर बन के दिखाएगी, और अगर भगवान को इसको कुछ बनाना है तो अगर हमारे दिमाग में है ना इसको कुछ बनाना, तो भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके लिए। बिल्कुल। तो धीरे-धीरे चलो स्टार्ट हो गई। मेरे पापा लंगोट जाएँगे से थोड़ा बहुत काम चल जाता था। पर लेकिन मैं बचपन से बहुत मतलब मेहनत करती हूँ। मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर रही। अगर मुझे बोल दिया ना इतनी करनी है तो मैं उससे फालतू करती थी। क्योंकि मुझे ये था कि हाँ, मुझे कुछ करना है और मैं हुँ, ना हमेशा प्रैक्टिस दे दी ना, मैं उसको हमेशा खेल के तरीके से लेती थी। अगर उठा-बैठी मारनी है, चलो मज़े-मज़े में मारे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और कुछ भी प्रैक्टिस बोल दी मेरे को, तो फिर दिक्कत क्या आने लगी, मुझे थोड़े बहुत चक्कर आने लग गए और मैं प्रैक्टिस में मतलब जब डाइट नहीं अच्छे से मिलती थी तो नींद भी नहीं आती थी काफी बार। तो मैं फिर स्थिति ऐसी आई कि मेरे भाई की हमें रेसलिंग छुड़वानी पड़ गई, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा कर रही थी, भाई और मेरे से पहले कर रहे थे। पर लेकिन मेरे पापा ने और मम्मी अच्छा, ने डिसीजन लिया कि हम अगर बनाना है तो एक को ही बना सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ 5-6 महीने हुए थे और मेरा भाई 3 साल से कंटिन्यू रेसलिंग कर रहा था।
पर लेकिन उस टाइम पे ऐसी स्थिति थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मम्मी बोली नहीं भैया करे, क्योंकि माँ का लाड़ तो हमेशा बेटे में ही होता है, और पापा बोले बिल्कुल, नहीं मेरी बिल्कुल। बेटी करेगी, और कर सकता था एक ही, क्योंकि डाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो फिर मेरे मेरे भाई बहुत समझदार था, उसने उन्होंने मेरी मम्मी को समझाया कि मम्मी 3 बार से मैं पापा ने कर ली, दादा ने कर ली, पर दादा ने कोई नहीं बन पाया, क्या पता हमारी बहन कुछ करके दिखाए, और इसमें टैलेंट भी हमें लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकती है, और ये मतलब मेरे से ज्यादा मेहनत करती है, मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ। फिर मम्मी ने सोचा, मतलब बहुत ज्यादा बातचीत हुई, फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है, और फिर मेरी रेसलिंग स्टार्ट हो गई। और फिर धीरे धीरे मतलब दिक्कत तो काफी आती थी, हमारा घर का खाना ही पूरा हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, पर लेकिन मैंने हमेशा मन में ये ठान रखा था अगर मुझे कुछ करना है, और मैंने सोच चुकी हूँ हाँ मुझे मैंने ठान लिया है, तो मेरे शरीर में वो सिंपल पानी ही लगेगा। और आप यकीन मानिए, मुझे हफ्ते में 1 या 2 बार घी की सब्जी मिल पाती थी, और महीने में मुझे 2 या 3 बार बादाम पानी मिल पाता था। और ग्लूकोज जैसे पापा आ गए हफ्ते में 2-3 बार, मतलब मुझे उस टाइम 15 रुपए का ग्लूकोज का डब्बा आता था, वो देते मैं सुबह शाम प्रैक्टिस में, कभी सुबह ले गई उसको, कभी शाम को ले, कहीं खत्म ना हो जाए, तो मैं हुँ। उससे ही करती थी। और जब मेरी पहली बार एक लड़की से कुश्ती, जो कि मैंने बताया कि उस टाइम मुझे कुछ आता भी नहीं था, तब मैं जीत चुकी थी। मेरे परदादा ने भी पहलवानी करी है, और मेरे दादाजी ने भी पहलवानी करी है, और मेरे पापा ने भी पहलवानी करी है, हुई थी रामपुर में, और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लड़कियां दंगल में आई नहीं थी, तो मेरे पापा ने बोला कि दिव्या लड़के से लड़ लेगी, मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ मैं लड़ लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब मैं लड़ी, और पब्लिक को इतनी मेरी कुश्ती पसंद आई, मैंने ईरानी दांव गिर के उस लड़के को चित किया, और मेरे पे 3,000 रुपए आए उस दिन पहली बार। तो घर आपकी की, उम्र उस वक़्त आपकी उम्र कितनी थी? मैं उस टाइम पे कितने साल पुरानी बात है, मैं 21 की हूँ, 2011 की या 10 की बात है, उस टाइम पे मैं 10 साल की थी, 10 या 11 साल की थी बस। हुँ। मैं वीडियो भेजूंगी आपके पास, मैं बहुत छोटी हूँ, उसमें मैं बहुत हंसती हूँ वीडियो देख देख के। क्योंकि आप तो अभी भी बहुत छोटे लग रहे हो। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आप अभी इतने छोटे हो और अब तक आप कितना कुछ अचीव कर चुके हो, वो भी उन परिस्थितियों में, है ना? जो कि बिल्कुल ही विपरीत थी कि आपको ये काम करना है, लेकिन आपके सामने उससे भी अलग से चुनौतियाँ थी। डाइट की बात आपने की। अच्छा दिव्या, आपने बताया भी कि आपने कुश्ती लड़के के साथ की। मेरा सवाल भी यही था कि इस लाइन में पहली बात तो लड़कियां बेहद कम आती हैं। जी जी। सेकेंडली, आपने जब शुरू किया, आपने गांव से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, सो वहां पे तो मोस्टली लड़के ही प्रैक्टिस करते होंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादातर लड़कों के साथ ही हुई? हाँ जी, मेरा मैंने आपको बताया कि मेरा भाई भी करता था, तो वो मेरा भाई भी मुझे स्टार्टिंग करा दी थी, वो भी मुझे कराने लग गया था प्रैक्टिस। दिव्या, आपने पहला खिताब कौन सा जीता था, मतलब जिसकी हम बात करें कि जिसके बाद आपको फेम मिला, आपको इनाम के तौर पे कुछ भी मिला, मतलब वो पहला प्राइज कौन सा था? पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं दंगल लड़ती थी, तो चलो ठीक है, देखिए दंगल लड़ रहे पैसे आ रहे हैं, पर लेकिन जब मैं धीरे धीरे लड़ना शुरू किया, और मैं पहला कंपटीशन 2011 में नेशनल गई थी, हम्म। और मुझे नहीं पता था कि मैट की भी कुश्ती होती है, क्योंकि मैं हमेशा पहले छोटी सी तो दंगल लड़ी थी, कि मुझे नहीं पता था कि मैट की कुश्ती भी होती है, पर लेकिन जब मैं मैट की कुश्ती लड़ी, तो मैं यहाँ पे ब्राउन्ज मेडल आया था स्कूल नेशनल में। तब मुझे पता चला कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट आते हैं, या फिर आगे जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उसमें बाहर विदेश भी जाते हैं, तो हम्म। मेरे अंदर और भी ज्यादा लगन हो गई कि अब मुझे बाहर विदेश भी जाना है, और हमारे गांव से अभी तक कोई नहीं जा पाया, या फिर कोई लड़की इतनी आगे नहीं निकल पाई है, और मुझे कुछ करके दिखाना है। 2011 से मैंने अपनी थोड़ी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ा दी थी, और फिर 2012 में मेरा स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल आया। 2013 में सिर्फ सीधा फिर मैंने डायरेक्ट गोल्ड मेडल दिया, और तब से भगवान की दुआ से तब से मेरे गोल्ड मेडल लिए नेशनल में। और very nice। 2013 में मेरा इंटरनेशनल पहला टूर था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था मंगोलिया में। मतलब उस वो दौर था जब आपको एहसास हुआ कि हाँ, मैं देश हाँ के जी। लिए भी खेल सकती हूँ और देश हाँ के लिए जी, मेडल्स भी ला सकती हूँ। ला सकती हूँ जी। हम्म। अच्छा, आपको और क्या क्या शौक है खेल के अलावा, है ना? अगर हम बात करें, खाने का शौक है या मूवीज देखने का शौक है? ऐसे तो मेरे को शौक नहीं है वैसे, तो मतलब मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि ना ही तो मुझे खाना बनाने का शौक है, और ना ही मुझे घर का कुछ काम करने का शौक है, ना ही मुझे कुश्ती के अलावा कोई और गेम, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई और गेम देखना तो पसंद हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। सिर्फ मुझे खाना पसंद है, सोना पसंद है, और रेसलिंग करना पसंद है, मेरी ये 3 काम फेवरेट है।
पर लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी मूवी देखती हूँ। मेरे पापा पुरानी मूवी भेजते हैं मेरे पास, पुरानी मूवी देखती हूँ मैं और लूडो गेम खेलती हूँ बस। लूडो गेम मोबाइल पे हाँ ऑनलाइन। जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप मूवीज की बात हुई है ना, आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, दंगल देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि ऐसी मूवीज से इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब आपको लगता है कि हाँ कोई बच्चा जिसके अंदर ऊर्जा पैदा हो सकती है ऐसी मूवी देख के? जी देखिए, जो ये आलतू-फालतू मूवी आती है ना, मतलब जो दिमाग में बढ़ता है ना, बच्चे वही करते हैं, मेरा ये मानना है। तो इसलिए मैं इधर-उधर की मूवी जो ये आजकल बच्चों को भड़काने के काम चल रहे हैं, ये वाली मैं तो मूवी देखती हूँ। पर जो सुल्तान मूवी है, आप खुद सोचिए देखिए, मैं तो कुश्ती में हूँ, ये दंगल मूवी देख के कितनी लड़कियाँ निकल के आई, कितने माँ-बाप के अंदर जोश आया कि जैसे गीता फोगाट है, मुझे अपनी लड़की को ऐसी बनाना है, मुझे भी ऐसी आगे निकाल के लाना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो यही मूवी आनी चाहिए, मोटिवेट, मतलब आजकल की जनरेशन इधर-उधर की जो मूवी देखते हैं, मैं तो उनके सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए मैं देखती भी नहीं हूँ। सुल्तान मूवी हुई और जो मिल्खा सिंह जी के ऊपर बनी थी, वो हम्म, एक नंबर की मूवी है, बल्कि उससे तो मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुई थी उस टाइम पे। मैं थोड़ा प्रैक्टिस में ना आनाकानी करती थी, चलो ठीक है, हो गई, पापा देख रहे हैं तो लगाए जा रही हूँ, कोच मेरे देख रहे हैं तो कर रही हूँ प्रैक्टिस, वरना थोड़ी बहुत आनाकानी कर रही हूँ। पर लेकिन जिस दिन मैंने वो मूवी देखी, तो उस दिन मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी। और दूसरा, उस टाइम पे 1 साल बाद ही शायद कॉमनवेल्थ गेम्स की हमारी ट्रायल थी, तो मुझे भी ब्लेज़र का काफ़ी शौक था कि मैं कब क्या पहनूँगी बात है। ब्लेज़र और यहाँ पे इंडिया छपा आएगा, हम्म, ऐसे-ऐसे करके कैसे जाऊँगी। तो मैंने शायद वो मूवी ही ऐसी थी जिससे मैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स तक पहुँच पाई। मेहनत करती थी, पर लेकिन जो अंदर से मोटिवेट किया, जो लगन होनी चाहिए ना, वो मुझे वो मूवी देख के आई थी। उस ब्लेज़र के लिए ही मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। बिल्कुल। देखिए ऐसी मूवीज को देखने के बाद लगता है ना कि सिनेमा में ताकत है, हाँ लेकिन जी। कंटेंट कैसा आ रहा है, जी, ये जी। मैटर करता है। अच्छा दिव्या, एक सवाल मेरा, मैंने आपके बारे में बताया भी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डिटेल में जाएं, तो आपने अब तक कितने मेडल्स जीते हैं, कौन-कौन सी चैंपियनशिप में आपने जो पोजीशंस हासिल की हैं? प्लीज आप बताइए। अब मैं बताऊँगी, पर लेकिन जो आपने उससे पहले बोला था कि 8 बार भारत केसरी नहीं, मैं 14 बार भारत केसरी हूँ। ओह! माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, जी, जिसमें मतलब 9 बार ऐसे भारत केसरी जो जो इंडिया में होते हैं भारत केसरी, और कुछ टाइटल मुझे जम्मू केसरी, कटरा केसरी और राजस्थान केसरी, दिल्ली केसरी, यूपी केसरी, इसको मिला के मैं 14 बार ऐसी केसरी बनी हूँ। हाँ हुँ। जी। और इंटरनेशनल मेरे मेडल 15 है इंटरनेशनल के जो मेरे मेडल है, जिसमें 5 मेरे गोल्ड मेडल है, बाकी मेरे सिल्वर और ब्राउन्स है। और वैसे 68 शायद मेरे मेडल है टोटल। मैंने भी देखे नहीं है सच्ची में, अगर मैंने तो मैं जरूर बताती। और सबसे बड़े जो मेरा मेडल है वो अभी 2020 में फरवरी में एशिया चैंपियनशिप थी इंडिया में, उसमें मेरा जी। गोल्ड मेडल है। और कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स दोनों में मेरे ब्राउन्स मेडल है, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल है। अच्छा, कैसे अगर मैं संभालते हो ऐसे अपने इतने मेडल मेडल्स को? बताती हूँ, अगर मैं अपने ऐसे मेडल बताती हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है, ओहो! लेकिन वैसे मैं खुद ही सोचती हूँ अभी तो कुछ भी अचीव नहीं किया है, अभी तो बस यहाँ तक पहुँची हूँ ऊपर, लेकिन हाँ, पता क्या चलता है आपका भई मेरे एम क्या मम्मी-पापा है? ने मेहनत करी और आज मैं यहाँ एम पे हूँ। एम क्या है आपका आगे का? क्या अचीव क्या करना चाहते हो? अचीव तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बता सकती, पर लेकिन फिर भी देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ, पहला, जो अभी तक ओलंपिक में नहीं आया है, कुश्ती में। बिल्कुल। तो पहले तो वो लाना चाहती हूँ, नई सपने तो काफ़ी है, तो उनके लिए मेहनत कर रही हूँ। मेरे मन में ये नहीं है कि मुझे वहाँ पे गोल्ड जीतना है, वहाँ पे गोल्ड जीतना है, मुझे अपनी बस मेहनत अच्छी करनी है। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी रहेगी तो गोल्ड मेडल मेरे अपने आप आएँगे। हुआ था क्या, एशिया चैंपियनशिप हुई थी इंडिया में, जी। तो मैंने ये पहले ही सोच लिया कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है, तो मैं वहाँ पे सिल्वर मेडल लाया था और मैं इतनी बुरी तरह हारी थी। इंडिया का प्रेशर आ गया, ओहो! इंडिया के सभी आ रहे हैं देखने के लिए, और अगर हार गई तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तो मेरे घर के आ रहे हैं और आस-पड़ोस के, मतलब इंडिया में हो रहा है तो हर कोई आ जाता है जब बताते हैं कि दिव्या कुश्ती इंटरनेशनल। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा पूरा बॉडी ठंडी पड़ गई, मैं वार्म अप भी हुई, मुझे पसीना ना आए और मैं वहाँ पे हार गई, मैंने सिल्वर मेडल लाया था। इसलिए तभी से मैंने सोच लिया था कि सिर्फ मुझे अपनी लड़त पे ध्यान देना है, अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, और मैट पे पहुंची हूँ ये नहीं सोचना गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही हूँ। बस मुझे ये है कि मुझे अपना 100% देना है, जो मैंने दिन रात खून पसीना एक किया है, मुझे सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाना है कि मेरी मेहनत कितनी है। बिल्कुल, देखिए आपके इस बात से ना एक बात और लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी निकल कर आती है कि फालतू का प्रेशर अगर आप ले लोगे ना,
तो आप कामयाब होने की बजाय पीछे आ जाओगे। मतलब बिल्कुल, आप जो कर बिल्कुल। सकते हो, आप वो भी नहीं कर पाते। जी। अच्छा, हम लोग भी चाहते हैं कि दिव्या एक दिन ओलंपिक मेडल लेकर आए, क्योंकि दिव्या से उम्मीद है और उम्मीद में सच्चाई भी है, उम्मीद बनती भी है, क्योंकि अभी आपकी उम्र 21-22 साल के आप अभी हो। हाँ जी, और, और 21 आपका, साल की। जी, आपका बीइंग एथलीट एक लंबा करियर आगे हमको दिखाई देता है। सो दिव्या, इसके साथ साथ आप रेलवे में भी जॉब करते हो? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम रे से? अभी मुझे शायद 5-6 महीने, 6-7 महीने ही हुए हैं। रेलवे में भी आई हूँ, शादरा में मेरी जॉइनिंग है। और क्या बोलते हैं, काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है ये भी, कि हमारे घर में किसी की भी मतलब हमारे पूरे उसमें किसी की सरकारी जॉब नहीं थी, पर लेकिन मेरी सरकारी जॉब है, तो फिर सब भी काफ़ी खुश थे उस टाइम पे। और हाँ, सबको प्राउड होता है कि अब कि मैंने मेरे पापा ने ठीक किया कि मुझे रेसलिंग स्टार्ट कराई, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, सब सरकारी जॉब के पीछे भग रहे हैं, पर लेकिन सबको ये अचंभा होता है कि मुझे किसी चीज की ऐसी खुशी नहीं है कि ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये है कि एक सेफ जोन मिल गया कि हाँ, कभी कभी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ, हमारे पास जॉब है। और दूसरा कि रेलवे के लिए लड़ने का मौका मिला है, ठीक है, चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमारे मुल्क में ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं। उनका मकसद होता है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें। जैसे जी। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बाद में आई, आपका जो टारगेट था, आपका जो एम था, वो अलग था। आप जो करना चाहती थी, आपने वो अगर किया और मेरा कर लिया। अगर मेरा ये रहता ना कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो फिर मैं यहीं तक रुक जाती। हुँ, मतलब, पर लेकिन मेरा टारगेट लंबा है, इसलिए मुझे ये चीज छोटी लगती है कि ठीक है, एशिया में गोल्ड आ गया, ठीक है, अभी और आगे जाना है, जॉब लग गई, ठीक है। हाँ, कि हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और ये जो जॉब है, ये भी एक सीढ़ी का मतलब मेरा एक पड़ाव है ओलंपिक तक जाने के लिए। उसका क्योंकि हिस्सा है। इसमें हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, डाइट की भी जरूरत पड़ती है। पर लेकिन जब से मेरी जॉब लगी, मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है रेलवे की तरफ से। रेलवे ने काफी सपोर्ट किया है मुझे हर एक चीज के लिए। और छुट्टियां भी कितनी मिलती है, अगर हमें बाहर जाना होता है, कहीं पे जाना होता है, तो ये भी चीज बहुत जरूरी रहती है। तो मैं रेलवे का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे जॉब मिली रेलवे में। हुँ। दिव्या, लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप इस समय में प्रैक्टिस पे कोई असर दिखता है आपकी? हाँ जी, प्रैक्टिस पे असर तो है। मैट के बिना कुछ जिंदगी नहीं है। जैसे कहते हैं कि खाना तो खा रहे हैं, पर लेकिन अगर रोटी नहीं मिली तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ वेट ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी हो पाती है, थोड़ा कार्डियो हो पाता है, और हल्की फुल्की ऊपर ऊपर टेक्निक कर लेते हैं, पर लेकिन मैट नहीं हो पा रहा है। और रनिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो पर लेकिन ये है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बीमारी खत्म हो जाए, जो ये कोरोना वायरस की चल रही है, अगर ये बिल्कुल, ठीक होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पहले अपना देश है, अपना अगर देश सही रहेगा, अगर सब में सब कुछ, अगर बीमारी बनी रही और ओलंपिक खेल रहे, तो उसको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जी। ये सिर्फ एक खेल है। मान तो लेते हैं कि हम ओलंपिक में जा रहे हैं, पर लेकिन ये सिर्फ है तो खेल ही एक, कि खेल के हिसाब से खेल रहे हैं। पर लेकिन पहले अपना जीवन है, अपना देश ठीक हो जाए, तो तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। अच्छा दिव्या, आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में था, वो भी 1 साल आगे चला गया। हाँ इसको जी। कैसे देखते हो? अपॉर्च्युनिटी है कोई? मतलब मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अभी और मेहनत कर सकूँ। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं 2020 में मेरा क्वालीफाई हो जाए या फिर मेडल ही आ जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ क्वालीफाई हो जाए, मुझे इतना था, क्योंकि मैं इतनी सीरियस थी। पर लेकिन इतना जो जुनून होता है ना एक, वो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के बाद दिखा, कि जब सबके फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे थे और सब ओलंपिक के लिए क्वालीफाई हो चुके, इतने खुश थे, और मैं वहां पे हार गई थी। तो उस टाइम से मैंने काफ़ी मेहनत अपनी स्टार्ट कर दी कि अब मुझे बस क्वालीफाई कराना ही कराना है, और फिर गोल्ड मेडल भी लाना है। मतलब ये जुनून भर गया था। फिर बाद में मुझे पता चला ये सब कोरोना वगैरह हो गया, और अब ओलंपिक 1 साल और मतलब आगे बढ़ चुका है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि भगवान, आपने मुझे एक मौका दिया। दूसरा एक दुःख मुझे ये भी है कि जो ये कोरोना फैल रहा है, इससे मुझे दुःख भी हुआ। पर लेकिन भगवान ने तो सोच रखा है, जो भगवान ने सोचा है होगा तो वही। पर लेकिन मेरे लिए ये एक ओलंपिक में और मतलब गोल्ड लाने का एक मुझे और सुनहरा चांस मिला है। जी। एक ना मैं आपकी पिक्चर देख रहा था। आपने
पता नहीं वो कौन-सी गेम्स में मेडल हासिल किया है, उसके बाद आपके हाथ में मेडल है लेकिन आपकी आँखों में आँसू हैं। वो मतलब खुशी के आँसू नहीं थे, वो दुःख के थे मेरे। हुआ था क्या, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने एक एशिया चैंपियनशिप थी 2018 में, जो कि इंडिया में थी। मैंने उसके लिए, आप सोच नहीं सकते, दिन-रात एक कर दी थी मैंने, बहुत मेहनत करी थी उसके लिए। पर लेकिन मैंने अपने माइंड पे ये सोच लिया था कि मुझे गोल्ड दिलाना है। मैं काफ़ी बर्डन हो गया था मेरे ऊपर, तो मेरे शरीर ने काम नहीं किया था और मैं फाइनल की बाउट ऐसे हार गई थी, मैं ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बाउट नहीं हारी हूँ। उसमें मैं जी। रो रही थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। मैं रोना नहीं चाहिए, ऐसे मेडल तो मेडल होता है, सिल्वर मेडल आया था, खुशी की बात है, एशिया में सिल्वर लाना भी बहुत बड़ी बात है। पर लेकिन मेरे पे रुका ही नहीं गया उस टाइम पे। हुँ, कोई बात नहीं लेकिन आपसे उम्मीदें जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं और पूरे देश की आप पे निगाहें हैं कि आप एक ना एक दिन ओलंपिक में मेडल देश के लिए ज़रूर लाएँगी। और दिव्या जाते-जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारे यूथ को, बात करें अगर लड़कियों को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, देखो अगर हम इस दुनिया में आए, इस हमें कितना अच्छा जीवन मिला है, तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम गलत संगति में पड़ गए। अगर हम इस दुनिया में आए तो ऐसी मिसाल बनाए कि अगर हमारी मृत्यु हुई, अगर हम मरे भी, तो जब तक ये जीवन है, मतलब जब तक ये दुनिया है, जब तक हम हमारा नाम हो, जब तक हमें जाने कि उस लड़की ने ऐसा इतिहास रचा था, या फिर वो लड़की ऐसे, उसने देश का नाम ऐसे रोशन किया था अपने माँ बाप का। और ऐसा होता है कि आज पैदा हुए, कल को मर गए, अगले घर में ही नहीं पता कि कौन मरा था, कौन था वो, कौन नहीं था। तो हम इस जिंदगी को ऐसे जिए कि मिसाल बन जाए। और दूसरा कि आजकल क्या है कि लड़कियां 10वीं, गांव में आज भी 10वीं 12वीं के बाद शादी हो जा रही है, फिर बच्चे कर रहे हैं, ये कोई जीवन नहीं है। ठीक है, जी। हम लड़की है, शादी मतलब होती है, शादी भी जरूरी है, कल को बच्चे भी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है लाइफ में। पर लेकिन जो जीवन है कि हम अपने जीवन में, हम खुद सोचे कि हमने किया क्या है अपने जीवन में अब तक, हमने अचीव क्या किया है, हम इस दुनिया में हमने अपने देश के लिए क्या किया है। और सबसे बड़ी बात कि पहले हम अपने माँ बाप को भरोसा दिलाना पड़ता है कि माँ बाप हमें छूट दे दे, उसके बाद हम गलत संगति में पड़ जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। पहले हमें अपने माँ बाप को भरोसा देना पड़ता है। और माँ बाप के लिए भी यही बोलना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो आपकी लड़की ये पीवी सिंधु बने, और साइना नेहवाल बने, साक्षी मलिक बने, ओलंपिक से जो पहला मेडल आया था हमारा ओलंपिक का, गीता फोगाट बने जिनके ऊपर पिक्चर बनी है, तो उसके लिए पहले मेहनत करवानी पड़ती है। कोई ऐसे ही नहीं बनता, ऐसी किसी के ऊपर मूवी नहीं बनती, ऐसे कोई ओलंपिक में मेडल नहीं आता। उसके लिए माँ बाप को पूरा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों पे भी भरोसा करें, उनको कुछ ना कुछ जरूर करवाए जो वो करना चाहती है। ये नहीं बोलूंगी कुश्ती करे, पढ़ाई में आगे जाए, अपना कोई भी गेम चुने, तो अगर हम उसमें कुछ कर सकते हैं हमारे हमें। और सबसे बड़ी बात कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट नहीं था कि मैं कुछ बन सकती हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया था। तो अपने बच्चे पे भरोसा करे। और लड़की तो ऐसी चीज है कि उसमें इतनी ताकत होती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के में इतनी ताकत होती हो। मुझे पता है कि आपको बुरी लगी होगी बात, पर लेकिन ये जीवन की जी, सच्चाई है। जितनी पावरफुल लड़की बिल्कुल। होती है ना, उतने पावरफुल लड़के नहीं होते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, ये सच्चाई है वाक़ई में। दिव्या बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र वाले लोगों से भी अच्छा संदेश दिया और आपकी सोच को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो बेहद शानदार हो। आप और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा तरक्की करें। हमारे साथ बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।